हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू पर। और हम कर रहे हैं मोहित भट्टाचार्य के द्वारा लिखित बुक न्यू होराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज। इसमें ये है तीसरा लेक्चर, जो है पार्ट जो आपका चैप्टर 1 का तीसरा पार्ट है, तीसरा लेक्चर है ये। और क्योंकि चैप्टर 1 काफी बड़ा है, ब्रॉड है, स्कोप तय कर रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेचर, स्कोप और इवोल्यूशन, तो इसको हमने कई भागों में विभक्त किया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिनोब्रुक में जो कॉन्फ्रेंसेज हुई, और लुकिंग बैक टू लुक फॉरवर्ड। तो आगे बढ़ाते हैं अपनी पढ़ाई को, और यहां पर हम बात करेंगे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जो 1960s के लेटर पार्ट का जो दौर है, वहां पर अमेरिका में कुछ ऐसा हो रहा था, बल्कि पूरे 60s में ही, और वो कल्मिनेट होने लगा 1960s के अंत में। राइट। सो 1968 में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसको हम मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1 बोलते हैं, और उसके जो पहले से चीजें चली आ रही होती हैं, वो एक कारण बनती हैं कि वहां कॉन्फ्रेंस में ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है जो कि रेलेवेंट बनते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और वहां से निकल के आता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो देयर वाज समथिंग न्यू अबाउट दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो यहां पर जो इसका प्रीफेस है, जो पहले चीजें चल रही हैं, वो है डिसिप्लिन एलिनेशन फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। सो 19 आप देखते हैं 40s के दौर में, 1930s के दौर में, जब साइंटिफिक बिहेवियरल चीजें हो रही हैं, तो वहां पर जो डायकोटमी है वो तो ब्रॉडन हो गई, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे, जो पॉलिटिकल साइंस उसकी मदर डिसिप्लिन है, उससे अलग हो गया। पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही, जिसे हम कहेंगे एक तरीके से सूखा हो गया, उसमें वैल्यूज नहीं रही, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस उसमें क्या करती है, वैल्यूज लेके आती है। वैल्यूज का क्या मतलब है? वैल्यूज का मतलब है कि प्रेफरेंस ऑफ चॉइसेस। जैसे अगर हम इक्वालिटी की बात करें, विशेष कंसर्न्स की बात करें लोगों के लिए, और जो इमोशन से भी जुड़ी होती हैं, वो वैल्यूज हैं। जैसे इवन दया का भाव है, स्पेशल प्रोविजंस करने का भाव है, और एक तरीके से बेटर ट्रीटमेंट देने का भाव है सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो कि एक तरीके से नेग्लेक्टेड थी। सो बेसिक पर्पस एंड कोहेजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी हाइटेंड बाय क्लोजर एसोसिएशन विद पॉलिटिकल साइंस। ये बात यहां पर लाई गई। तो यहां पर स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं? स्कॉलर ये कहना चाह रहे हैं, अगर पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक साथ लाया जाए तो क्या होगा, उससे इट वुड बी बेटर। स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज जस्ट अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, ये भी बोला गया। सो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट क्या आ जाते हैं आपके, आ जाते हैं कमेंट करने को मेंस के क्वेश्चन में, तो बिल्कुल ऐसे ही आते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज जस्ट अनदर एक्सप्रेशन ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। इसका मतलब है कि पूरी तरह पॉलिटिक्स को और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि बिना पॉलिटिक्स के, क्योंकि पॉलिटिक्स क्या कर रही है, पब्लिक पॉलिसी कौन बना रहा है? लेजिस्लेचर। तो पूरी तरह अगर इसे हटा देंगे तो अपने आप में ब्यूरोक्रेसी में वो कंसर्न्स नहीं रह जाएंगे कि किस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को वो ज्यादा क्या करे, फेवर करे, या जो वैल्यूज लाई जाती हैं वो पब्लिक पॉलिसी में लेजिस्लेचर के द्वारा ही लाई जा सकती हैं। हर, जैसे आप ये समझो, हर एक सरकार की क्या होती है, अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं। सम सेक्शन ऑफ पीपल आर वेरी open and I would say favorable towards the minority population. Others are towards Indian के context में बात करूं तो scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. Right? अगर मैं अमेरिका में बात करूं तो blacks हो गए, Hispanics हो गए, और वहां की minorities हैं। तो अलग अलग वहां पर क्या है, ऐसे ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अलग अलग सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं। अगर पूरी तरह हम प्रशासन को अलग कर देंगे पॉलिटिकल एस्पेक्ट से, तो वहां पर हमें एक ऐसी बॉडी ऑफ मशीन मिल जाएगी, ब्यूरोक्रेटिक मशीन, जो कि बहुत कंसर्न नहीं है सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो कि मार्जिन्स पे रह रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो मेन फोकस था न्यू गोल्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें वैल्यूज हो, इक्विटी हो, रेलेवेंस हो, क्लाइंट ओरिएंटेशन और चेंज हो। तो ये क्या चीजें हैं, हम बात करते हैं। तो जो जिनको सर्व करा जा रहा है उनके प्रति क्या हो, अपने को ढाले। What administration has to change according to them? So client orientation. Administration also have to change in its structure. So it cannot be that जो bureaucracy की हम criticism करते हैं कि bureaucracy self aggrandizement वाली, अपने को स्वयं पोषित करने वाली बॉडी होती है, वो भी सही नहीं है। हमें वैल्यूज लानी है। पूरी तरह पॉलिटिकल साइंस को अलग कर दिया है हमने, तो हम देख नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए है जो सेल्फ में पहले से ही पावरफुल है, या उनके लिए जिनको ज्यादा संरक्षण देने की जरूरत है, इक्वालिटी की प्रोविजन करने की जरूरत है, जिनको अपलिफ्ट करने की जरूरत है।
then equity, people who are at the bottom of the pyramid, they need to bring into focus of administration, right? And relevance, I already told you that relevance has to be according to the situation of the times, जैसे कि जरूरत हो। जैसे कोविड के समय रेलेवेंट क्या था ज्यादा, कि गवर्नमेंट एक ऐसी प्रोविजन लेके आए कि सबको एटलीस्ट फ्री का वैक्सीन लगाए, तो गवर्नमेंट लेके आई। इस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रेलेवेंट होना था। कहां पर? यूएसए में, क्योंकि ये सब चीजें कहां हो रही है? मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस यूएसए में हो रही है, ठीक है। तो 1968 की बात कर रहा हूं मैं, कि लेट 1960s में क्या हो रहा था। यंग अमेरिकन स्कॉलर जो थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने एक आंदोलन कराया। वो परेशान हो गए थे कि यार ये तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा होगा। दिस टाइप ऑफ थिंग्स दैट वर हैपनिंग इन अमेरिका वर पुटिंग प्रेशर ऑन देयर माइंड एंड दे वर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, राइट। सो ये एक है नया मूवमेंट शुरू होता है आपके अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। सो फेलिंग ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। अब 1950s में अमेरिका एक वर्ल्ड लीडर बन गया, बहुत प्रॉमिसिंग, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एज अ कंट्री आया, पर धीरे धीरे क्या होने लग गया, वहां पर जो इंटरनल फिशर्स थे, इंटरनल क्रैक्स थे, इंटरनल इश्यूज थे अमेरिका की पॉलिटिक्स में, वो ऊपर आने लगे। जैसे ब्लैक्स के साथ क्या होता था, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो रोजा पार्क के बारे में आपने सुना होगा, महिला जिन्होंने सिविल राइट्स मूवमेंट में अपना भाग लिया, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और उस समय पूरा एक तरीके से अमेरिका में ये छाया रहा। और ये देखिए टाइम पत्रिका ने अभी 50 साल बाद भी उसको कवर किया था 2015 में, और कवर पेज पे लाए थे। यहां पर दिखाया गया है, देखिए एक लॉस एंजलिस में वॉट्स जगह है, द कॉज ऑफ राइट्स। यहां पर 30 से ज्यादा लोग मर गए थे और भाग रहे हैं। देखिए इनके हाथों में ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, गाड़ियां फूंक दी गई थी। सो दिस वाज ऑल हैपनिंग इन अमेरिका। इसके अलावा वियतनाम वॉर में बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, लोकल जो ओपिनियन था वो अगेंस्ट दी वॉर बन रहा था। उसके अलावा वर्ल्ड ओवर में क्या हो रहा था, बहुत इन्फ्लेशन भी आ रही थी, क्योंकि उसका कारण यह था कि ऑयल प्राइसेस शूट अप हो गए थे, हायर ऑयल प्राइसेस हो गए थे। सो all these things were making a difficult situation and American democracy was failing. So इसी के एंटायर इस चीजों को डिस्कस करने के लिए, उस चीजों को चेंज करने के लिए कुछ शुरू होता है। वो क्या होता है? वो होता है गैदरिंग एट मिनोब्रुक, साइरकस यूनिवर्सिटी का मिनोब्रुक जो एक कॉन्फ्रेंस सेंटर है, वहां पर आते हैं लोग, और एक स्कॉलर रहे हैं जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे बड़े एक तरीके से स्कॉलर माने जाते हैं, ड्वाइट वॉल्डो, चैलेंज द गिविंस ऑफ द ऑर्थोडॉक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो पहले से चला आ रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला, जिसमें ऑर्थोडॉक्सी है, जो ये कह रहा है कि हम तो अलग हैं पॉलिटिकल साइंस से, उसके जो गिविंग्स थे, ठीक है, उसको ये चैलेंज करते हैं। क्या कहते हैं कि टाइम ऑफ टर्बुलेंस था, डिमांड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ वैल्यूज एंड पब्लिक पर्पस इन गवर्नमेंट। तो दोबारा से वैल्यू लेडन, जहां पर इक्विटी की बात हो, जहां पर स्पेशल ट्रीटमेंट भी देने की बात हो, जहां पर कंसर्न हो, केयर की बात हो, उन चीजों को दोबारा से लाना है हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ये इनका कंसर्न था। तो व्हाट, और अगली थीम थी रेलेवेंस, कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने बात करी थी पहले ही स्लाइड में कि रेलेवेंस का क्या मतलब है। अब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियरल टाइम्स का और साथ में साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल टाइम का जो रहा है, उसका मेन कंसर्न एफिशिएंसी और इकोनॉमी हो गया था, ठीक है। पर ये कंटेम्परेरी प्रॉब्लम्स और इश्यूज को सॉल्व नहीं कर पा रहा था, जैसे ब्लैक्स का जो मूवमेंट है, या फिर वियतनाम वॉर से जो दिक्कत हो रही थी, और अर्बन जो इंफ्रास्ट्रक्चर था क्रम्बल हो रहा था, अर्बन राइट्स हो रहे थे, यूनिवर्सिटीज में राइट्स हो रहे थे, तो उनको सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तो एक काउंटर कल्चर चलाया गया कि प्राइमेसी ऑफ पॉलिटिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इससे क्या आएगा, रेलेवेंस आएगा। There has been an ideological conviction that in the USA, the bureaucratic instrument of power utilized by the political establishment. अब इसका मतलब है क्या? Bureaucratic instrument of power. अब पॉलिटिकल क्लास जिस ब्यूरोक्रेसी का यूज कर रही है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, and studied with academic de-attachment. और एकेडमिकली यूनिवर्सिटीज में इस ब्यूरोक्रेसी को डी अटैच कर दिया गया है, मतलब पॉलिटिक्स से अलग कर दिया गया है, ठीक है। द इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट आर अमंग द मोस्ट ऑपरेसिव इंस्टीट्यूशंस ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। इसका मतलब कि जो मुख्य कार्य करने वाला एग्जीक्यूटिव है, जिसका पॉलिटिकल क्लास यूज कर रही है और जिसको यूनिवर्सिटीज में एज अ अलग सब्जेक्ट स्टडी किया जा रहा है,
वो अपने आप में क्या बनाता है, अगर उसमें हम वैल्यूज नहीं लाएंगे तो अपने आप में वो ऐसा बन गया है कि मोस्ट ऑपरेसिव सिस्टम है, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को पकड़ के बंद करना है, डंडे मारने, राइट्स में फायर कर दिया, राइट। और इसके अलावा जो ब्लैक्स हैं, हिस्पैनिक्स हैं या पुअर्स हैं, उन पे ध्यान नहीं दे रही है अगर ब्यूरोक्रेसी। अपने आप में अगर ऐसा कोई भी सिस्टम कहीं पर है जो उस समय अमेरिका में था, अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1, सो दैट वाज द मोस्ट ऑपरेसिव सिस्टम ऑफ द यूएस सोसाइटी। ये है इसका मतलब। और अनदर एस्पेक्ट ऑफ रेलेवेंस ये भी था कि अब कैरेक्टर ऑफ द नॉलेज इटसेल्फ, कि हम कोई भी नॉलेज जो लाते हैं, अल्टीमेटली देखो क्या है, अल्टीमेटली नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आज भी भारत के संदर्भ में देखो, इट इज ऑल अबाउट नैरेटिव क्रिएशन। कोई भी एक चीज गवर्नमेंट ने सही काम किया या गलत काम किया कोविड में, अब मैं एज अ स्कॉलर 4 आर्टिकल्स लिख दूं, एक बुक लिख दूं, तो लोग बिलीव करने लगेंगे। यहीं पर ये कह रहा है कि नॉलेज के ऊपर प्रश्न कर रहा है कि जो लिखा जा रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या वो उनके लिए लिखा जा रहा है जहां पर लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है, या खुद ब्यूरोक्रेसी अपने लिए बढ़िया बढ़िया चीजें लिखवा रही है, राइट। क्या इंटेलेक्चुअल्स का जो फोकस होना चाहिए वो है वहां पर जहां पर ब्यूरोक्रेसी को काम करना चाहिए, या सेल्फ सर्विंग हो गया है, राइट। So another aspect of relevance issue relates to character of the knowledge itself. The question was asked कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज किसके लिए है, फॉर व्हाट, लोगों का जीवन सही करने के लिए, या केवल जो रिच को और रिच बनाने के लिए। Is it the purpose of PubLad to facilitate use of administrative knowledge for the perpetual political power? Political power को बढ़ाते रहने के लिए है क्या? या some important questions were asked. क्या questions थे? What standard of decision do we use to select which question ought to be studied and how to study? अब क्या क्वेश्चन स्टडी करना है, स्कॉलर्स पूछ रहे हैं, और कैसे स्टडी करना है। अब इसका मतलब क्या है कि क्या हमें पॉवर्टी देखनी है, या केवल व्हाइट लोगों में पॉवर्टी देखनी है, या हाउसिंग सोसाइटी देखनी है, और कैसे स्टडी करना है, लोगों के आज जाके रिसर्च करना है, नहीं करना है, ऐसी चीजें पूछी गई। हमारे क्वेश्चंस ऑफ प्रायोरिटी नॉलेज क्रिएशन के समय कौन बनाते हैं, जो हमें ऑर्डर आ जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से वो, या हम खुद जा रहे हैं लोगों के बीच में, प्रोफेसर्स क्या कर रहे हैं ये। टू व्हाट एक्सटेंट वी आर अवेयर ऑफ सोशल एंड मॉरल इंप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोई भी नया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नॉलेज लाई जा रही है तो उसका सोशल और मॉरल इंप्लीकेशन क्या होगा। इसका मतलब एक बुक लिख दी जैसे कि पुलिस इज डूइंग वेरी गुड इन यूएस, बट पुलिस मस्ट नॉट बी डूइंग उस समय अच्छा, बिकॉज दे वर किलिंग द ब्लैक्स एंड ब्लैक्स वर अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट एट दैट टाइम, देयर वर राइट्स हैपनिंग। सो अब यहां क्या है कि हम ये अवेयर भी हैं कि जो नॉलेज हम रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, क्योंकि ये सब क्या है, प्रोफेसर लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि जो हम नॉलेज लिख रहे हैं रोज रोज, अखबारों में भी लिख रहे हैं, बुक्स में भी लिख रहे हैं, इसका सोशल और मॉरल इंप्लीकेशन जानते भी हैं हम या नहीं। What are the issues of public administration as social and political science? इसके अपने क्या इश्यूज हैं, कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है। Does public administration presently yield knowledge useful to certain institution in society, dominant ones and not to other? मतलब कि dominant institutions क्या हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी अपने आप में एक dominant institution है, ठीक है, और इसी की तरह लेजिस्लेचर भी हो सकता है, या पावर इलीट भी हो सकता है, ये भी इंस्टीट्यूशन है अपने आप में, पावर इलीट जो कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं वहां। और नॉट टू अदर, नॉट टू अदर में कौन आ गए, नॉट टू अदर में माइनॉरिटीज भी आ गई यूएसए की, पुअर भी आ गए यूएसए के, ठीक है, इसमें ब्लैक्स भी आ गए यूएसए के, ये लोगों के बारे में। सर, डज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रेजेंटली यील्ड नॉलेज यूजफुल टू सर्टेन ओनली फ्यू इंस्टीट्यूशन। देखिए, ब्यूरोक्रेसी अपने आप में बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन होता है, अगर ब्यूरोक्रेसी को चैलेंज नहीं किया गया तो उससे ज्यादा पावरफुल कोई इंस्टीट्यूशन है ही नहीं, वो पूरी की पूरी तरह चीजें बदल के रख सकता है। चैलेंज करने का मतलब ये नहीं है कि हम ब्यूरोक्रेसी को एक तरीके से कमजोर करें, बल्कि ब्यूरोक्रेसी में सुधार कैसे किया जा सकता है। क्योंकि मैक्स वेबर क्या कहते हैं, और मार्क्स भी कहीं ना कहीं कहते हैं, मार्क्स क्रिटिसिज्म करते हैं मैक्स वेबर के ब्यूरोक्रेसी मॉडल का, कि अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेसी क्या है, पावर इलीट के द्वारा यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट टू गवर्न ओवर द पीपल हु आर प्रोलिटेरियट्स इन अ वे, राइट। सो क्लास इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए यहां पर ये जरूरी है पूछना। दीज आर ऑब्वियसली वेरी डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस, और इसी तरह ये स्टेटस को चैलेंज करते हैं। और देखिए, अपना ध्यान रखिएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो ब्यूरोक्रेसी है वेरी इंपॉर्टेंट है, और ब्यूरोक्रेसी को हमेशा माना जाता है कि स्टेटस कोइस्ट है,
स्टेटस को इसका मतलब है यथास्थिति बरकरार रखो, कुछ चेंज मत करो। पर यहां पर मेन जो चैलेंज था वो आ ही रहा था कि हमें तो चेंज करना है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। द न्यू मूवमेंट डिमांडेड रेडिकल करिकुलम, चेंज होना चाहिए, करिकुलम पूरा सिलेबस क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए यूनिवर्सिटीज में, और उसमें मीनिंगफुल स्टडीज होनी चाहिए, रियलिटीज ऑफ पब्लिक लाइफ, कि इतने सारे लोगों के बीच में क्या है, पॉवर्टी है, so many people are in jail without doing much of the crime, or they are not getting out if they are blacks, then there is restrictions on blacks. These are the realities or American life on blacks at that time, ठीक है। so realities of public life ये करना जरूरी है, ये पढ़ाए हमारे देश में। ऐसे कंसर्न्स थे किनके, जो लोग मुनोब्रुक में आए थे, स्कॉलर्स, पीएचडी स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, राइट, स्टूडेंट्स ऑल्सो। एंड वैल्यूज लाना जरूरी है, वैल्यू न्यूट्रलिटी कुछ नहीं हो सकती कि नो यू शुड नॉट, यू शुड ओनली एंड ओनली कंसर्न अबाउट द डेटा एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, नहीं, क्वालिटेटिव भी। आपने इमेजिन करो कि 10 ट्रक कहीं पर भेज दिया आपने अनाज, पर वो लूट लिया गया पावरफुल लोगों के द्वारा और गरीब लोगों को कुछ मिला नहीं। तो आपको पॉलिसी में ही ये इंप्लीमेंटेशन करना होगा कि इंश्योर कराना होगा किसी तरह इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये ही वैल्यूज हैं। या जो गरीब है, जैसे हमारे यहाँ अंत्योदय स्कीम है, उनको ज्यादा जाए, ये ही वैल्यूज हैं, ठीक है। सो एनपीए रिजेक्टेड वैल्यू न्यूट्रल स्टैंड टेकन बाय बिहेवियरल पॉलिटिकल साइंस एंड मैनेजमेंट ओरिएंटेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि ये तो नहीं चलेगा, ठीक है, कि वैल्यू न्यूट्रलिटी हो ही नहीं सकती। यहां पर आपको एस्पाउस द कॉज ऑफ डिसएडवांटेज सेक्शन इन द सोसाइटी, उनके लिए विशेष तरीके की आपको क्या करनी पड़ेगी, पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। तो यू कैन नॉट हैव यूनिवर्सल पॉलिसीज कि सबको हम क्या करेंगे, फेवर कर देंगे, बट यू नीड टू फेवर सम सेक्शन ऑफ पीपल ज्यादा है। एंड वैल्यू शुड बी सर्व थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। इसके अलावा एक स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, आ भी सकता है दोबारा। द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज लेस जेनरिक एंड मोर पब्लिक, ठीक है। लेस जेनरिक एंड मोर पब्लिक का मतलब ये है जनरल, जो सबके लिए कॉमन हो, वो नहीं। मोर पब्लिक, पब्लिक का मतलब सरकारी, यहां पर सरकारी मतलब ब्यूरोक्रेसी का रोल, यहां पर गवर्नमेंट का रोल, ठीक है, अपने आप में। देन फॉरबियर, इससे पहले वाले एडमिनिस्ट्रेशन जो चला आ रहा था उससे ज्यादा ये क्या है, पब्लिक। लेस डिस्क्रिप्टिव एंड मोर प्रिस्क्रिप्टिव, क्या चीज है समाज में वो नहीं बताना, प्रिस्क्राइब करो व्हाट शुड बी डन, है ना। लेस इंस्टीट्यूशनल ओरिएंटेड एंड मोर क्लाइंट इंपैक्ट ओरिएंटेड, इसका मतलब है इंस्टीट्यूशन, मैंने समझाया, इंस्टीट्यूशन अपने आप में ब्यूरोक्रेसी एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। सो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज लेस इंस्टीट्यूशनल ओरिएंटेड या गवर्नमेंट ओरिएंटेड एंड मोर क्लाइंट इंपैक्ट, कि लोगों पे क्या फर्क पड़ेगा, केवल प्रोसेस पूरा करने से नहीं, लोगों पे कितना फर्क पड़ा आपकी पॉलिसीज का, है ना। एंड लेस न्यूट्रल एंड मोर नॉर्मेटिव, न्यूट्रल ना होके ज्यादा नॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव क्या होता है, नॉर्म्स, ठीक है, जो एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, राइट। लेस न्यूट्रल एंड मोर स्टैंडर्ड सेट करने वाले नॉर्म्स जो होते हैं। एंड इट इज होप नो लेस साइंटिफिक, और ऐसा भी नहीं है कि इसमें साइंटिफिक फर्वर हम पूरी तरह हटा दें। ये है बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्टेटमेंट है। अब यहां पर सोशल इक्विटी की भी बात हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन जो है गवर्नमेंट का, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। जैसे भारत में ही देख लीजिए, गरीबों को क्या कर रही है गवर्नमेंट, टैक्स लेके अमीरों से इट इज गिवन सब्सिडी, राइट। सो देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। और पब्लिक गुड्स का भी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन है। फॉर एन एग्जांपल, रोड्स बनाती है, रोड्स बना रही है, हॉस्पिटल्स बना रही है गवर्नमेंट, है ना। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन है ही गवर्नमेंट का। और इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन शुड बी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक फंक्शन होना चाहिए ये सोशल इक्विटी, कि इन पे लोगों पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे। वन मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस फिलॉसफी सीम्स टू बी ऑलमोस्ट न्यू बेथमाइट। सो एक तरीके से जेरेमी बेथम जो ला रहे थे, यूटिलिटी ला रहे थे ना पॉलिटिकल साइंस में, उनकी थ्योरी है। तो वहां पर ये कह रहे हैं कि ये एक तरीके से यूटिलिटी, ज्यादा लोगों का भला हो, इसकी तरह से बात हो रही है। द पर्पस ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन इज द रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड साइकिक सफरिंग, ठीक है। तो सोशल
प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक और मानसिक रूप से जो लोगों को कष्ट हो रहा है, उनकी स्थिति जिंदगी में जैसे चल रही है, उसको कम करना और इनहेंस करना, अपॉर्चुनिटीज लोगों के बढ़ाना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, आम लोगों के लिए भी, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी सब लोगों को क्या मिले, अपॉर्चुनिटी मिले काम करने की। तो ये फेडरिक्सन हैज गॉन अ स्टेप फर्दर और उन्होंने कहा कि अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच फेल्स टू वर्क फॉर चेंजेस, मतलब चेंज नहीं कर पा रहा है, जो रियलिटी है समय की उसके अनुसार सर्व नहीं कर पा रहा है, which try to redress the deprivation of minorities will likely be eventually used to repress those minorities। ठीक है, तो अब जो माइनॉरिटीज की समस्याओं को ध्यान नहीं दे पा रहा है, वो अल्टीमेटली माइनॉरिटी को ही दबाने के लिए काम करेगा, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो चेंज, अब सोशल चेंज लाना है, वैल्यू चेंज करनी है, तो हर चीज के लिए गवर्नमेंट की मशीनरी को चेंज होना पड़ेगा। Social change is to achieve by to serve the cause of social change is to actively work for social change। तो स्टेटस को पे अटैक किया है, परमानेंट इंस्टीट्यूशन अपने आप में सारी पावर एंट्रेंच्ड है, उनमें पावर है, ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, प्रशासन में अमेरिका के बहुत पावर है, उसको हमें क्या करना है, चेंज करना है। और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हम लोग परमानेंट इंस्टीट्यूशंस के इंस्लेव हुए रहें। ठीक है, कि इंस्टीट्यूशन के पास इतनी ताकत दे दी है कि हम उसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसा हम इस न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करने को, स्वीकार करने को वी आर नॉट रेडी। सो मिनोब्रुक एक्सप्लोर्ड वेज टू रेमेडी, अब इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसीज, जो कि मार्क्स ने भी कहा है, वंस एस्टैब्लिश्ड ब्यूरोक्रेसी इज द हार्डेस्ट इंस्टीट्यूशन टू डिस्ट्रॉय, ये भी ब्यूरोक्रेसी के लिए कहा जाता है। ठीक है, बिग ऑर्गेनाइजेशन की जो ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, ठीक है, जहां भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसीज आ जाती हैं। उसका मतलब क्या है, डिले होना, हायरार्की स्टैब्लिशमेंट हो जाना, रेड टेपिज्म, जो हमने ब्यूरोक्रेसी को भी पढ़ा है ना, सो वो ध्यान रखना है आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको रेमेडीफाई करो, इसकी दवा दो। सो इसके एंटी मूवमेंट्स भी रहे हैं मिनोब्रुक से, जो हमें देखने को मिल रहे हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। एंटाई मतलब इनके विपरीत, ये इनके विपरीत बात करता है, एंटी थ्योरेटिक। ठीक है, केवल थ्योरी से काम नहीं चलेगा, चेंज एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। ठीक है, एंटी पॉजिटिविस्ट, पॉजिटिविस्ट का मतलब यह है कि हर चीज को आप स्टैब्लिश फैक्ट के द्वारा स्टैब्लिश कर सकते हो, परंतु बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, सोशल डायनेमिक से भी आ रही हैं। तो आपको जो रियलिटीज को केवल और केवल फैक्ट्स के आधार पे, इंपेरिकल बेसिस पे नहीं, परंतु जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसको सोशल एस्पेक्ट में भी देखना होगा। ठीक है, एंटी मैनेजमेंट, सो एंटी मैनेजमेंट का तो मतलब यही है, दो चीजें हैं यहां पर एंटी मैनेजमेंट से, एक तो मैनेजमेंट हायरार्की वाला मैनेजमेंट, ऊपर वाला, और दूसरा मैनेजमेंट थिंकिंग, जो कि एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब जो टर्म होते हैं ना, प्रॉफिट यूज कर रहा है, प्रॉफिट, ये नहीं देखना है हमें, क्या देखना है, इक्विटी देखनी है, लोगों के साथ सही व्यवहार हो, पुअर्स के लिए काम करे, क्या वो पावरफुल लोगों के लिए काम कर रहा है, ये नहीं देखना है। ठीक है, हमें देखना है कि पुअर और सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट इनका बेहतर हो, साइकिक इनकी प्रॉब्लम्स भी क्या हो, कम हो। ठीक है, तो एंटी थ्योरेटिकल, एंटी पॉजिटिविस्ट और एंटी मैनेजमेंट, राइट। तो एंटी पॉजिटिविस्ट जैसे हम जान गए, फैक्ट्स, इंपेरिकल डेटा, उससे रिलेटेड, ठीक है, जहां पर, और उसको हटाना, क्योंकि कोई भी जो एक सिचुएशन है उसके पीछे सोशल एस्पेक्ट भी होते हैं, ये देखना है ना। सो क्या हो सकता है, इसमें बहुत ही सारा आपका सब्जेक्टिविटी आ सकती है किसी भी चीज में, कोई भी चीज एक जगह पे आपको लग सकती है प्रॉब्लम एक तरीके की, परंतु उसे भारत में ले आएंगे तो सब्जेक्टिविटी आ जाएगी। यही है, हर जगह डेटा नहीं, सब्जेक्ट, उसका जो सिचुएशन है उसके अनुसार से देखो। तो द क्लाइंट ओरिएंटेड, नॉर्मेटिव एंड सोशली कॉन्शियस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एडवोकेटेड बाय न्यू मूवमेंट इज ऑफ डायरेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं आपकी बुक में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, डायरेक्टली
लिंक कर रही हैं इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को इस यहां पर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है, इंडिया या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। देखो क्या कह रहा है कि द क्लाइंट ओरिएंटेड नॉर्मेटिव सोशली कॉन्शियस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन as advocated by the new movement is of direct relevance to the third world, हम जैसे देशों के लिए, countries as well where public administration is in dire need to be debureaucratized। इसका क्या मतलब है? and basic qualitative transformation। अब देखो ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरोक्रेटाइजेशन का क्या मतलब है? ब्यूरोक्रेटाइजेशन का मतलब है ब्यूरोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई है, ब्यूरोक्रेसी पावर इलीट के लिए काम कर रही है, ब्यूरोक्रेसी के स्लो प्रोसेस हैं, और ब्यूरोक्रेसी में एक तरीके से सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट है, अपने को सर्व कर रही है, अपने बड़े बड़े ऑफिस कर लिए हैं ब्यूरोक्रेसी ने। आपको ये कहां देखने को मिलेगा? हमारे देश में। तो जब हम ब्यूरोक्रेसी को पढ़ते हैं, हम सबको ब्यूरोक्रेसी में जाना है, वो बात अलग है, पर ब्यूरोक्रेसी को एज एन इंस्टीट्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि बहुत गरीब भारत जैसे देश में क्या ऐसा कैसे संभव है कि जिला कलेक्ट्रेट तो इतनी बड़ी बिल्डिंग होती है, वहां पर तो इतनी गाड़ियां हैं, इतना सब साजो सामान है, उसी के 2 किलोमीटर दूर बिल्कुल लोगों के पास छप्पर भी नहीं है रहने को। समझ में आया? तो ये है। सो वेयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज इन डायर नीड, ऐसा करना है कि डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन करो इसको ये जो ओवरली डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है इसको कम करो, इसको एक्शन ओरिएंटेड बनाओ, इसको स्लीक बनाओ, राइट, इसको तेज गति से काम करने वाला बनाओ। एंड क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, क्वांटिटेटिव नहीं कि आपने अभी तक 10 थाने पुलिस स्टेशन थे, आपने 25 बना दिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये पुलिस अभी तक क्या काम कर रही है? ये अभी पुलिस पुराने समय में काम कर रही है, ये स्टेट के लिए एक तरीके से स्टैब्लिश कर रही है पुलिस स्टेट, कुछ नहीं होगा। अब पुलिस को मित्र पुलिस बनना पड़ेगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैं इंडिया से जोड़ रहा हूं क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कहा गया है, इसीलिए क्वालिटी सुधारनी पड़ेगी आपको। ये जो क्वालिटी है ये मित्र पुलिस, ठीक है, पीपल पुलिस करना पड़ेगा, ओके। तो ये है। सो केवल और केवल हमने 1000 और पुलिस वाले ले लिए, 10,000 डीएम और ले लिए, काम नहीं चलेगा, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर द सेम साइट ऑफ माइंडसेट। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो यू नीड नॉट क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी में नहीं बढ़ाओ, क्वालिटी में बढ़ाओ, ठीक है। तो यहां पर एक देख रहा है आपको, ये है छप्पर, ये टूटा हुआ सा कुछ खपरेल जिसे हम बोलते हैं, एक महिला पानी लेके जा रही है बेचारी, उसके घर में पानी भी नहीं है ना। तो डीब्यूरोक्रेटाइजेशन करने की जरूरत है और क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत है। बहुत सारे ऑफिस खोल लेने से, 10,000 ऑफिसर और लेने से कुछ नहीं चलेगा, ऐसा कौन कह रहे हैं? न्यू पब्लिक मैन एडमिनिस्ट्रेशन के स्कॉलर्स कह रहे हैं, ठीक है। सो इसी टाइप की ब्यूरोक्रेसी हेल्प करने वाली है, ओके। सो आगे होती है सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस। अब ये मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंसेस जो हैं हर 20 साल के बाद होती थी। तो सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो होती है 1988 में होती है। अब यहां पर काफी चीजें बदल गई हैं 1968 से 88 के बीच में। 1968 में जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट आया, उसने ब्यूरोक्रेसी को, गवर्नमेंट को एक तरीके से क्या किया? सपोर्ट किया, ठीक है। अब गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, तो गवर्नमेंट को सपोर्ट तो किया और ब्यूरोक्रेसी को भी सपोर्ट किया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस को भी क्लोज लाने का प्रयास किया। पर 1960s में ही 70s में क्या होता है, धीरे धीरे स्कॉलर्स ये देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ब्यूरोक्रेसी की जा नहीं रही है, और वो देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ता जा रहा है। सो इस समय बहुत सारे स्कॉलर्स कुछ स्कॉलरली आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर, बुक्स लिखना शुरू करते हैं जहां वो क्रिटिसाइज करते हैं ब्यूरोक्रेसी को, और वो कहते हैं मैनेजमेंट ओरिएंटेशन ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो एक तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम मैनेजमेंट के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ क्या हो रही है, एक जुगलबंदी देखने को मिलती है। तो यहां पर 20 साल के बाद जो दोबारा से एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां पर हमें देखने को मिल रहा है इकोनॉमी बेहतर हो गई है और सपोर्ट और एक्सपेंशन हो गया यूएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके लिए भी स्कॉलर्स में सपोर्ट है, ठीक है। परंतु यहां पर आप देखने को मिलता है कि वो जो सपोर्ट है वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी कह रहे हैं कि उसको भी लाओ इसमें, राइट। और पार्टिसिपेशन यहां जो हो रहा है सेकंड कॉन्फ्रेंस में, वो डाइवर्स फील्ड के लोगों का हो रहा है, राइट, एज कंपेयर टू फर्स्ट। और चेयरमैनशिप फेडरिक्सन, आपको स्कॉलर का पिक देखने को मिल रहा है, प्रोफेसर फेडरिक्सन। पब्लिक एड रियलिटी इन पोस्ट रीगनाइट यूएसए। अब हम जब भी बात करते हैं रोनाल्ड रीगन की,
रीगोनॉमिक्स की बात करते हैं, जो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके क्या किया, ब्यूरोक्रेसी को चेंज करने की कोशिश की। तो रिग्नाइट यूएसए का मतलब है रीगन, रोनाल्ड रीगन के बाद का यूएसए, जहां पर प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या हो गया, एक एक्सेप्टेंस बढ़ने लगी। ये जब हमें देखने को मिल रहा है तो और क्या चीजें, एथिक्स, सोशल इक्विटी, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, reconciling public administration and democracy shows continuity in intellectual interest। तो मतलब ये चीजें क्या हैं, मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1 से 2 में भी आती हैं। डिफरेंट थीम्स जो यहां डिस्कस करी गई, जो मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1 में नहीं करी गई 68 में और 88 में करी गई, लीडरशिप पे बात हुई, पहले में नहीं हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे बात हुई, लीगल प्रोविजन में टेक्नोलॉजी और पॉलिसी और टेक्नोलॉजी का कितना संबंध होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इकोनॉमिक, इसके बारे में ज्यादा चर्चा हुई, जो कि पहले में इतनी चर्चा हुई नहीं थी। वहां पर ब्यूरोक्रेसी पे ज्यादा फोकस था कि कैसे एनपीए न्यू कैसे लाई जाए, है ना, 1968 हमने जिक्र करा आपसे। तो कंटिन्यूटी ऑफ लीगेसी इन बिटवीन 1 and 2, क्या चीजें 1 और 2 1968 और 1988 में कॉमन रही, कुछ चीजें वो देख लेते हैं। कंसर्न फॉर सोशल इक्विटी, ये रहा कि भाई सोशल इक्विटी, सोसाइटी में ऐसे लोग जो कि मार्जिन्स पे हैं, जो कि इधर उधर बिछड़े हुए हैं, जिनको घर की, हाउसिंग की फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है, पुअर हैं, उनके बारे में सोचना है। ये तो दोनों में रहा, 1 में भी और 2 में भी। कंटिन्यूटी ऑफ लीगेसी, डिबेट बिटवीन नॉर्मेटिव एंड बिहेवियरल पर्सपेक्टिव विद एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चंस, हाउ पीपल लर्न अबाउट द फील्ड। अब एपिस्टेमोलॉजिकल मतलब थ्योरी ऑफ नॉलेज, फिलॉसफी ऑफ नॉलेज, ठीक है, नॉलेज अपने आप में कैसे लोग सीखते हैं हमारे सब्जेक्ट के बारे में। हाउ पीपल लर्न अबाउट द फील्ड, कैसे सीख रहे हैं। हेट्रोजीनियस नेचर ऑफ वर्कफोर्स, अब पहले की अपेक्षा ज्यादा महिलाएं भी काम करने आने लगी हैं 1988 में, और जेंडर भी, ब्लैक्स भी ज्यादा आ गए हैं, माइग्रेंट्स भी ज्यादा आ गए हैं वर्कफोर्स में, और जेंडर के लिए भी विमेन का भी एम्पावरमेंट हो रहा है। जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट इंटरचेंज, एक्सचेंज, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट, ज्यादा अमेरिका क्या बन रहा है, स्पेशलिस्ट बन रहा है। भारत में तो अभी भी जर्नलिस्ट है डीएम, ऐसे ही स्पेशलिस्ट भी सर्विस है, जर्नलिस्ट भी। तो इनके बीच में भी एक व्यक्ति क्या दूसरे जगह पर काम कर सकता है, नहीं कर सकता है। चेंजिंग आउटलुक ऑन गवर्नमेंट इन मिनोब्रुक सेकंड, पब्लिक, हाँ, अब ये बात हुई कि जो मिनोब्रुक सेकंड में पहले की अपेक्षा आउटलुक चेंज हुआ कि गवर्नमेंट कैसी हो, ब्यूरोक्रेसी कैसी हो। क्या केवल ब्यूरोक्रेसी सरकारी ही सही है, नहीं, यहां पर चेंज आउटलुक आया, क्या कि पब्लिक सर्वेंट्स जो पहले ब्यूरोक्रेट्स थे वो अब प्राइम मूवर नहीं रह गए हैं, वो प्राइम एजेंट नहीं है, पर कंजर्वेटर्स रह गए हैं। वो एक तरीके से चीजों को संभाल रहे हैं, पर डूअर नहीं है, ठीक है। आप ये समझ लो कि आप जा रहे हो, पहले एक गाड़ी को एक इंजन धकेल रहा था और व्यक्ति चला भी रहा था, तो यहां पर क्या है, प्राइम मूवर है और कंट्रोलर है, ब्यूरोक्रेसी। अगली बार इंजन प्राइवेट सेक्टर हो गया है, अब केवल हैंडल रह गया है, मोड़ने उड़ने का काम चल रहा है, एवरीथिंग इज प्राइवेट, ऐसा, ठीक है। तो यहां पर पब्लिक सर्वेंट्स मोर कंजर्वेटर्स देन चेंज एजेंट्स। तो हु इज द चेंज एजेंट, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों मिलके, और ये कंजर्वेटर हैं, चीजों को बस रेगुलेट कर रहे हैं। यहां पर ये सोचने की बात है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इसको। डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर क्या है, अलग, अभी हमने देख लिया कि लीगेसी जो 1 और 2 में फॉलो कर रही है, ठीक है। आपकी बुक में ये बहुत ही अच्छी तरह दे रखा है, और इसके लेक्चर के बाद आप जब नोट्स पढ़ोगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। कोई आपको चीज ना समझ में आए तो आप मुझे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मेरे हैंडल पे बता सकते हैं, और आई एम ऑलवेज ओपन टू हेल्प। और साथ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पे, वो भी ऐड कर सकते हैं, उसमें भी आ सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम लगातार शेयर करते रहते हैं। खैर, अभी दोबारा इस पे आते हैं। तो मिनोब्रुक 2 में ऐसी क्या चीजें हैं जो डिस्टिंक्टिव हैं, जो अलग हैं पहली और दूसरी को, है ना। तो 1968 और 1988 को क्या चीजें अलग कर रही हैं। सो मिनोब्रुक 2 क्या करती है, ये सेट्स इट्स विजन इन नियर फ्यूचर। ये ऐसा नहीं सोचती कि बहुत लंबा प्लान बना लेते हैं। या 1968 में क्या होता है, शुरू शुरू में जब लोग आते हैं बहुत पावरफुल, अरे एकदम दुनिया को बदल देंगे, ऐसा वाला नहीं है, ठीक है। एक तो नियर फ्यूचर के प्लान ही बना रहे हैं, 5-10 साल में ये करेंगे, ऐसा रेडिकल नहीं है, बहुत ज्यादा क्रांति लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
ये लोग जानते हैं, मिनोब्रुक सेकंड वाले जानते हैं कि एनवायरनमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत कॉम्प्लेक्स है, कोई भी चीज बदलने में टाइम लगता है। ठीक है, तो अभी हम 50 साल की सोच ही नहीं रहे हैं, हम अभी 5-10 साल की सोच रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स आर ह्यूज। और ये भी देखा गया कि यहां पर बहुत सारे स्कॉलर जो आए थे सेकंड वाले में, बहुत डाइवर्स फील्ड के आए थे, लॉ से आए थे, पॉलिटिकल साइंस से भी आए थे, मैनेजमेंट से भी आए थे, टेक्स्ट बैकग्राउंड के भी थे। ठीक है, स्कॉलर्स अदर डिसिप्लिन को भी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, बट सेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल पैरोकियलिज्म भी है। इसका मतलब है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति एक क्या है, सेंस ऑफ सुपीरियरिटी भी है, राइट। प्राइवेटाइजेशन वॉज एक्सेप्टेड, देयर वॉज स्ट्रॉन्ग एडवर्सरियल एटीट्यूड टूवर्ड्स बिजनेस। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि हाँ प्राइवेट की भी है, पर ये भी मानना है कि अपने आप में बिजनेस जो है ना वो भी कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बिजनेस भी अपने आप में क्या करता है, सर्टेन टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज लाता है। और पब्लिक पर्सनल जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं, मतलब गवर्नमेंट में जो एचआर डिपार्टमेंट है उसको भी स्क्रूटनाइज किया गया कि ऐसा क्यों है कि टैलेंट जो है उसको रिक्रूट नहीं किया जा रहा है, जो रिक्रूटेड टैलेंट है उसको सही तरीके से पेमेंट नहीं कर रही जा रही है, और साथ में मेरिटोक्रेसी के बेसिस पे लोगों को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है, और वो कुछ गड़बड़ को ही क्या किया जा रहा है, स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। और टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा यूज करने को नहीं कहा पब्लिक पॉलिसी में, ये इनका था कि दे वर नॉट वेरी मच फेवरेबल इन ब्रिंगिंग पब्लिक पॉलिसी में टेक्नोलॉजी को। ठीक है, और टेक्नोलॉजी वाज फॉल्टेड देन मोर देन वांटेड, रिलेक्टेंस टू आइडियलाइज टेक्नोलॉजी एज अ नेसेसरी टूल फॉर इंप्रूविंग पब्लिक पॉलिसी। ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा प्यार नहीं है यहां पर। और पब्लिक पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की डायकोटोमी सीम्स टू बी अलाइव एंड वेल। अभी भी ये माना जा रहा है यहां पर कि पब्लिक और पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन तो अलग अलग हैं, ये चीजें अभी भी हैं, अभी भी ये गया नहीं है। ठीक है, सो इस तरीके से ये डिस्टिंक्टिवनेस कैरेक्टर है मिनोब्रुक 1 का 2 से के साथ, और ये मैंने आपको कंटिन्यूटी बताई थी और यहां पर मैंने अलग अलग चीजें बताई। अब मिनोब्रुक की 3rd कॉन्फ्रेंस होती है 2008 में, जैसे मैंने बताया हर 20 साल पे, अब 2028 में होनी है। तो यहां पर भी 2 सेशंस होते हैं, सेशन 1 और सेशन 2, फेज 1 और फेज 2। ठीक है, अब यहां पर मिनोब्रुक की जो ये कॉन्फ्रेंस है, इसके बीच में दुनिया में बहुत कुछ हो गया दोस्तों। 1988 में इमेजिन करो, 2008, ठीक है, जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, यूएसएसआर का पूरी तरह विघटन हो गया। आपको 2000 के शुरू में 9/11 हो गया, वॉर ऑन अफगानिस्तान शुरू हो गया, इराक इन्वेजन हो गया, राइट। और आपका एक तरीके से जो साउथ ईस्ट एशिया में क्राइसिस आ गया था। तो कितनी चीजें बीच में हो रही हैं, और भी आपकी बुक में काफी चीजें दी हुई हैं। सो देयर वाज लॉट ऑफ चेंज दैट हैपेंड, राइट। अमेरिकन इकोनॉमी डाउनग्रेड हो गई थी, ग्लोबल टेररिज्म बहुत बढ़ गया था, और अमेरिकन इकोनॉमी में आ गया सब प्राइम क्राइसिस। लेमन ब्रदर्स 2008 सितंबर, लेमन ब्रदर्स आप पढ़ोगे, लेहमन ब्रदर, ठीक है। ऐसे बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करने लगे, टैंक करने लगे। और 9/11 जैसे और भी दुनिया में अटैक होने लगे, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे ओसामा बिन लादेन ने करा था। तो ग्लोबल टेररिज्म, इकोनॉमी, इकोलॉजिकल इंबैलेंस बहुत आने लग गया, क्लाइमेट चेंज बहुत होने लग गया, ये भी प्रॉब्लम हुई। और यहां पर जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जैसे क्लाइमेट चेंज है, और आपका जो मैंने बताया लेमन ब्रदर्स के थ्रू पूरे वर्ल्ड में फैल गया जो सबप्राइम क्राइसिस, ये टेररिज्म है, ये एक कंट्री के बस की बात नहीं है। इसीलिए यहां पर जो एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क लाया जा रहा था इस कॉन्फ्रेंस में, वो ये था कि थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड इन होल ऑफ द वर्ल्ड। सो इट वाज नॉट ओनली कंसर्न्ड विद अमेरिकन पर्सपेक्टिव, दैट इज व्हाई दे इनवाइटेड, बहुत सारी कंट्रीज से क्या हुआ, पार्टिसिपेंट्स को इन्वाइट किया। ग्लोबल अप्रोच थी यहां पर, और ग्लोबल चैलेंजेस थे, जैसे मैंने बताया क्लाइमेट चेंज, सब प्राइम क्राइसिस, इकोनॉमी के क्राइसिस, माइग्रेंट्स के क्राइसिस, ये सब तो एक कंट्री के बस की है नहीं ना। तो इसीलिए दैट इज व्हाई देयर वाज दिस इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव इनटू इट। थीम क्या थी, द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब फ्यूचर को हम कंसर्न कर रहे हैं, पब्लिक मैनेजमेंट एंड पब्लिक सर्विस अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व के जगह पर हम नजर है हमारी। यहां पर देख रहे हैं रोजमेरी और लॉरी, ये प्रोफेसर हैं, स्कॉलर हैं, इनकी चेयरमैनशिप में हुआ।
पर्पस ऑफ मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। अब क्या है, टू एक्सचेंज नॉलेज ऑफ करंट एंड सॉल्यूशंस इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स एंड कल्चर। इसका मतलब इंडिया में क्या होता है, इंडिया में पुलिस कैसे काम करती है, यूएसए में पुलिस कैसे काम करती है, ठीक है, पाकिस्तान में पुलिस कैसे काम करती है, जुडिशरी कहां पर कितनी स्ट्रांग है, यूएसए में तो काफी स्ट्रांग है, इंडिया में भी स्ट्रांग है, ठीक है, पाकिस्तान में कैसी है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, राइट। सो आप देख रहे हैं, टू एक्सचेंज नॉलेज ऑफ करंट एंड सॉल्यूशंस इन वैरायटी ऑफ सेटिंग्स एंड कल्चर्स। वैरायटी ऑफ सेटिंग्स, इसका मतलब है डेवलपिंग कंट्री, कल्चर्स, फार्मिंग कल्चर भी हो सकता है, इंडस्ट्रियलाइज कल्चर भी, चाइना की तरह भी डिफरेंट डिस्टिंक्ट कल्चर हो सकता है, राइट। सेशन ये डिसाइड किया गया पर्पस में इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर पे, कोलैबोरेटिव गवर्नमेंट गवर्नेंस पे, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के साथ में, not only the governance of the government sector but also governance by the means of common people, NGO, civil society। ये भी ट्रेनिंग नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स कैसे करेंगे, क्योंकि यहां पर बात करी गई थी कि देयर इज लॉट ऑफ क्राइसिस ऑलरेडी, देयर आर डार्क टाइम्स, क्योंकि 1988 से 2008 तक बहुत सारी चैलेंजेस आए हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उन डार्क टाइम्स में अपने को प्रूव नहीं कर पाया है कि दैट कैन सर्व द पीपल, right? So we need to train the new type of bureaucrats who would be not only very good at solving problems but will have international perspective। Why? अंटार्कटिक, आर्कटिक, वहां बर्फ पिघलेगी तो हर जगह दिक्कत होगी। कोविड अगर चाइना से शुरू हो गया तो अमेरिका में नहीं गया था क्या, गया। न्यूक्लियर वॉर कहीं पर दिक्कत हो जाती है, अमेरिका में भी दिक्कत होगी, है ना। सो ये इस तरीके से वी नीड टू क्रिएट अ ब्यूरोक्रेटिक people or body of expert who can take care of these aspects। So that is why training of the next generation of public servants, development of network of scholars to support future collaboration दुनिया भर में, and exchange of ideas in public service, चाहे हमारे देश में हो चाहे और देश में हो। मतलब हमने यूपीआई डेवलप कर ली और उससे ये भी फायदा उठा सकते हैं, हम अमेरिका की चीजों से फायदा उठा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ना कैसे, और ये कब कहा जा रहा है, मैं आज की चीजें लिंक करके बता रहा हूं, ये कहा जा रहा है 2008 में, ठीक है, पर कितना अच्छा, मतलब एक तरीके से एकेडमिकली इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान देखने की बात है। इसमें बेस्ट पेपर्स जो आए, पेपर्स का मतलब है रिसर्च पेपर्स, और उनका एक्सट्रैक्शन हुआ, उनको कहा गया इनको पब्लिश करेंगे और इनको दुनिया भर में जो पब्लिक पॉलिसी और मैनेजमेंट के जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको पढ़ाएंगे, ताकि ये जो यहां से थीम आई है लोग पढ़ें और उस पर जो स्कॉलर्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट स्कूल में, पब्लिक पॉलिसी स्कूल में, वो उनसे सीखें। तो ये थी क्या मेन आपकी पर्पसेस ऑफ मिनोब्रुक थर्ड, याद रखना है आपको। टॉपिक एक्सप्लोर्ड एंड डिबेटेड, इतने सारे टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स पे चर्चा हुई है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रेलेवेंट कैसे बनाना है, कोलैबोरेटिव गवर्नमेंट कैसे करनी है, डेमोक्रेसी में परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे सही करना है, सरकारों का बजट ओवर शूट ना हो जाए और ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट ना हो, राइट। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन और कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव लाना है कि इंडिया से कंपेयर कर लो, अमेरिका से कंपेयर कर लो और यूके से कंपेयर करो, कैसे चीज़ें बेहतर होंगी। आईटी का यूज़ और मैनेजमेंट, लॉ, पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या नए लॉ बन रहे हैं, कहां पर चेंज हो रहे हैं पॉलिटिक्स में, जिससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो रहा है, इफेक्टिव। सोशल इक्विटी और जस्टिस किस देश में कैसे लाई जा रही है, हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, सारे सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को कैसे हम बेटर कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस से या किसी भी तरह से आईटीआई जैसी चीजों से भी अगर लाई जा सकती है, तो अमेरिका में ये डिस्कस हो रहा है 2008 में, और बेहतर कैसे कर सकते हैं। ट्रेनिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, ये नए टाइप के ब्यूरोक्रेट्स इंडिया में भी आपको देखने को मिल रहा है। न्यू टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग हो रही है, आरंभ स्कीम है, कर्मयोगी है, साथ में मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात हो रही है, राइट। सो ये चीजें इंटरलिंक्ड हैं सारी। और इसके अलावा यहां पर फेज 1 और फेज 2 में, फेज 2 में जो आपकी मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस थर्ड का फेज 2 था, वो काफी इंपॉर्टेंट है, 2-3 चीजें बताने के लिए, आप बुक में भी जाके जरूर पढ़िएगा। ये बताया गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया है डार्क टाइम्स में,
तो अब इसका क्लेम कि ये शेप कर सकता है सोसाइटी के अफेयर्स, ये दिक्कत है कि अगर डार्क टाइम्स मतलब खराब समय में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को क्या नहीं कर पा रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है, देयर इज लैक ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम द साइड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट मीन्स कि क्या ये केवल शेप कर सकता है सोसाइटी के अफेयर्स को। तो इस पे तो हम क्या कर रहे हैं, इस पे लगा रहे हैं प्रश्न चिन्ह, राइट। द कंसर्न वाज दस हाउ कैन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रैपल, समस्या से जूझ सकता है, विद द कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रैक्टेबल रियलिटीज ऑफ डार्क टाइम्स। जो भाई डार्क टाइम्स का मतलब खराब समय में जब चैलेंजेस आ रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे उससे बेटर जूझ सकता है। अब आर्ग्यूमेंट क्या किया गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो फेल हो गया है टू एड्रेस द ग्रेव सोशल इश्यूज बिकॉज, क्योंकि ऐसा दिक्कत है। क्या दिक्कत है देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनको मैं पूरा पढ़ रहा हूं, सेंटेंस को ध्यान से देखना। द फील्ड डज नॉट एडिक्वेटली रिकॉग्नाइज इटसेल्फ एज अ डी फैक्टो आर्बिट्रेटर of political conflict and consequently as a discipline responsible for shaping societal affairs. So political जो conflict हैं वो हमेशा रहेंगी, और ये जो public administration है ये अपने को उनसे क्या नहीं कर पाता है, synchronize नहीं कर पाता है, and it is not seeing itself as a de facto arbitrator. Arbitrator मतलब समस्याओं को solve करा लेने वाला, तो प्रशासन भी तो solve कराता है ना। ऐसी public administration का क्या डिसिप्लिन, पॉलिटिकल जो टर्मोइल हो रही है और लोगों के बीच और प्रशासन के बीच में चीजों को सॉल्व करा पा रहा है, नहीं करा पा रहा है, ठीक है। और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में ये आर्बिट्रेटर की भूमिका नहीं निभा पा रहा है, ना ही सोसाइटल के अफेयर्स को क्या कर पा रहा है, शेप कर पा रहा है, इसलिए इसमें दिक्कत है। एक, अब 3 स्टेटमेंट है यहां पर। तो द फील्ड सफर्स फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक पैथोलॉजी और एबिलिटी, इट रिड्यूसेस इट्स एबिलिटी टू डू द फर्स्ट। अब ब्यूरोक्रेटिक पैथोलॉजी क्या होती है? ब्यूरोक्रेटिक पैथोलॉजी होती है ब्यूरोक्रेसी में कुछ दिक्कतें होने लगती हैं। जैसी व्यक्ति या कोई भी ब्यूरोक्रेसी में जाके काम करने लगता है, वो अपनी पोजीशन बचाने की कोशिश करता है और काम रेड टेपिज्म फंस जाता है, कागजों में, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाने में, ऐसी चीजों में, ठीक है। देयरफॉर द सजेशन वाज टू ट्राई टू रीइन्विगोरेट, मतलब पुनर् किसी में जान फूकना, the democratic ethos which might help public administration improve its governance capacity amidst such troubling circumstances and reality. तो डेमोक्रेटिक इथोस लाने की जरूरत है। डेमोक्रेटिक इथोस का मतलब है कि लोगों से जुड़ो जाके, अपने को सेल्फ, ब्यूरोक्रेसी शुड नॉट सी इटसेल्फ समथिंग व्हिच इज अवे फ्रॉम द पीपल। डेमोक्रेटिक इथोस, bureaucracy is not a body which is away from the people, rather you have to incorporate democratic ethos। ये एक साथ हो गए तभी क्या कर पाओगे। जो ब्यूरोक्रेटिक पैथोलॉजी आ गई है, पैथोलॉजी मतलब बीमारी, ब्यूरोक्रेसी की जो बीमारी होती है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे डिसिप्लिन में भी आ गई है। फाइनली रिटर्निंग टू द मिनोब्रुक थर्ड कॉन्फ्रेंस एंड लुकिंग टू द वर्क ऑफ इट्स फेज 1 ग्रुप, some big questions were posed in respect of the future of the public administration, ठीक है। और 1 और 2 में क्या हुआ था, बड़े फेज 1 और फेज 2 जो आपके 2008 की मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उसके बारे में बता रहे हैं। सम बिग क्वेश्चंस वाज फेस्ड फॉर द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इट वाज डिसाइडेड दैट द गोल वाज नॉट टू बीमोन द फील्ड, अब इसकी बुराई करना, इसको पीटना, ठीक है, दैट वाज नॉट द ऑप्शन। रादर डिबेट ये करो, आइडेंटिफाई करो व्हाट चेंजेस, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, और to better address the issue of governance in dark time. So what we can do? So this was it. Write about it, research about it, discuss about it, not just in your country, in America, but also in the countries all over the world. That is why it is of the nature of international character, right? So it is a bad idea to bemoan, to kind of beat it up. Rather, there are a lot of opportunities you have to see and make the capacity building and do capacity building in the public administration so that we can face the problems that are there to better address the issues of governance in dark times, right? कितनी सही बात लिखी है ना? So this is the main thing. So अब हमने मिनोब्रुक 1 की बात करी थी, मिनोब्रुक 2 की बात करी थी, मिनोब्रुक 3 की बात करी। तो इसके अलावा दोस्तों मिनोब्रुक के ऊपर हमारे चैनल पे 1, 2 और 3 को मैंने एक अलग लेक्चर में भी कवर किया है, ठीक है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। यहां पर
मोहित भट्टाचार्य जी की बुक के थ्रू जो हम कर रहे हैं वो भी यहां पर मैंने किया है इस लेक्चर में। अलग से भी एक लेक्चर है, उसको भी देखना चाहिए आपको। लुकिंग बैक टू लुक फॉरवर्ड, अब यहां पर लुकिंग बैक टू लुक फॉरवर्ड एक टॉपिक है आपका। तो वहां पर बस ये है कि 1968 में जो पहली मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई, 1988 में जो सेकंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई, और 2008 में जो थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई। पहली मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस से आपका न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन निकल के आया, यहां पर आपको निकल के आया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट 1988 के बाद पे, यहां पर न्यू पब्लिक सर्विस आया। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने लेक्चर्स बनाए हुए हैं। तो मिनोब्रुक सेकंड ऑर्गेनाइज इन 1988 विद कोहोर्ट्स ऑफ 1960s स्कॉलर्स एंड यंग कोहोर्ट्स, मतलब इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स 1960s के भी तो नए भी थे। तभी मैंने आपको लेगेसी, कैरिंग द लेगेसी ऑफ 1 and 2 वाला मैंने बताया था ना आपको ये। और सो 2008 में जो हुई हैड मोर कॉमन विद मिनोब्रुक 1 देन मिनोब्रुक सेकंड। तो वहां पर क्योंकि ये कह ही रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज फेलिंग इन द डार्क टाइम्स, सो मिनोब्रुक 1 में भी यही था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज फेलिंग इन द डार्क टाइम इन 1960 इन यूएसए। वहां पर पोवर्टी आ रही है, वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, वहां पर राइट्स हो रहे हैं, वहां पर मैंने दिखाया आपको लॉस इन एलए का जो राइट्स टाइम मैगजीन ने भी कवर किया था। और बिटवीन मिनोब्रुक सेकंड एंड थर्ड, इट मींस 1988 एंड 2008 के बीच में बहुत कुछ हो गया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें भी हो गई हैं। ये भी इस टॉपिक के अंदर डिस्क्रिप्शन है। जो मैंने बताया जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया है, न्यूक्लियर कई जगह पे वो कर लिए गए हैं लोगों के द्वारा, न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा यूएसएसआर का विघटन हो गया है, और इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में नई टाइप की इकोनॉमी आ गई है, वहां भी .com बबल आ गया था 2000s में, टाइगर इकोनॉमी डाउन हो गई थी। इसके अलावा 2001 में 9/11 हो चुका है अमेरिका में, अफगान वॉर, इराक इन्वेजन, सद्दाम हुसैन वाला पूरा एपिसोड हो चुका है। उसके अलावा 2008 में हम देख रहे हैं सब प्राइम क्राइसिस हो चुका है। सो कितनी चीजें हो गई हैं, लॉट हैव चेंज्ड, राइट। अब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस सीम्स टू हैव अग्रीड द मिशन फॉर मिनोब्रुक थर्ड was to critique the current state of public administration, public management and public service today and examine the future of the field। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी ली। तो ये इन्होंने क्रिटिक किया करंट स्टेटस को, और फ्यूचर ऑफ द फील्ड को कैसे बनाना है। we need to train new type of people who would be the bureaucrats of next time, right? We have to correlate and we have to do intergovernmental studies, we have to do collaborative governance। ये सब मैंने जिक्र कर लिया है आपसे, है ना। So this is the to achieve, हमें क्या करना पड़ेगा to achieve this mission। दो पार्ट्स में मिनोब्रुक को करा गया था, हम स्टडी किया गया था। फॉर द फेज 1 वर्कशॉप न्यू स्कॉलर्स रोड ब्रीफ क्रिटिक्स, जो फील्ड में अभी चल रहे थे, और इन्होंने ग्रुप्स में जाके इन टॉपिक्स पे काफी बात भी करी, ठीक है, सेशंस में। और सेकंड, ये तो अलग है, ग्रुप की तरह बात करें। सेकंड जो इसमें फेज हुआ था वो कॉन्फ्रेंस जो होती है, जहां पर लोग अपना पेपर देते हैं कि ये मैंने पेपर लिखा है, ये प्रॉब्लम्स हैं एंड मैं ये सॉल्यूशन दे रहा हूं, ऐसे ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, ड्यूरिंग फेज 1 द एक्सपेक्टेशन वाज देयर टू बी रिच डिस्कशन अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डार्क टाइम्स, ऑल्दो इन फैक्ट देयर वाज लिटिल एक्नॉलेजमेंट ऑफ दीज इश्यूज। सो इनके बारे में चर्चाएं तो हुई, पर एक्नॉलेजमेंट कम हुआ, लोगों को फिर भी लगा कि ऐसा है नहीं, बहुत ज्यादा चीजें ऐसी नहीं है। तो खैर, so this was about the 2 phases and also Minobrook third, and this has to be told to you into detail by reading the statement, because those statement are very important। ये ध्यान रखना। अब इसके बाद आप जाके स्टेटमेंट पढ़ोगे तो वो स्टेटमेंट को पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं।